व्हाट इज कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ये इस दुनिया की उन कॉम्प्लेक्स, मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड पजल्स में से एक है जिसके बारे में इंसान हजारों सालों से जानने की कोशिश कर रहा है। विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में अनगिनत सिनेप्टिक कनेक्शंस बनाते हैं और इन अनगिनत सिनेप्टिक कनेक्शंस के एक लय, एक रिदम में फायर होने के चलते हमारे ब्रेन में कॉन्शियसनेस का उदय होता है। यानी कि विज्ञान का कहना है कि हमारा ये दिमाग ही हमारी चेतना यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस को क्रिएट करता है। लेकिन फिलोसोफर जैसे कि डेविड चार्मर जब वैज्ञानिकों से ये पूछते हैं कि कैसे दिमाग में होने वाले फिजिकल प्रोसेस एक इंसान के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को जन्म देते हैं, तो डेविड चार्मर के इस क्वेश्चन का वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा हम ये तो पता लगा सकते हैं कि देखने का प्रोसेस दिमाग में कैसे काम करता है, लेकिन उस देखने की प्रक्रिया से एक इंसान को जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि ब्लू की ब्लूनेस, व्हाइट की व्हाइटनेस और नेचर की फ्रेशनेस, उसे विज्ञान के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसीलिए विज्ञान के लिए आज भी कॉन्शियसनेस क्या है ये एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। लेकिन जब क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु लोग विज्ञान की दुनिया से बाहर कदम रखते हैं तो काफी सारी फिलोसफीज हमें बताती हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है। इवान थॉमसन की बुक वेकिंग ड्रीमिंग बीइंग के अनुसार कॉन्शियसनेस क्या है, इसका सबसे पहला और सबसे पुराना जवाब उपनिषद में मिलता है। उपनिषद कहते हैं कि अनिंदम चैतन्यम यानी कि नॉट दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नॉट दिस, भला ये कैसी डेफिनेशन हुई कॉन्शियसनेस की। तो देखो, उपनिषद कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जिसे हम दिस के साथ रिप्रेजेंट या दिस के साथ लेबल कर सकते हैं वो चीज कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्पॉट, दिस बॉडी, दिस थॉट, दिस इमोशन, इन सभी चीजों को दिस के साथ जोड़कर ऑब्जेक्टिफाई किया जा सकता है, इसलिए इनमें से कोई भी चीज कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। अब देखो, थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी माइंडफुलनेस के साथ आप एग्जैक्टली ये भी पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर थॉट या पर्टिकुलर इमोशन ब्रेन के किस हिस्से से आ रहे हैं, इसलिए आप उन इमोशंस, उन थॉट्स को भी दिस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन द मोमेंट आप अपने दिमाग से बोलोगे कि दिस कॉन्शियसनेस, तो अगला विचार जो आपके दिमाग में आएगा वो ये ही कहेगा कि विच कॉन्शियसनेस, कौन सी कॉन्शियसनेस। आप अभी, जी हाँ, अभी अपने दिमाग से बोलिए दिस कॉन्शियसनेस, दिस कॉन्शियसनेस, दिस कॉन्शियसनेस। आप जितना चाहे उतना कोशिश कर लो, आप जितना भी कॉन्शियसनेस को ग्रास्प यानी कि पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही रेत की तरह आपके हाथों से फिसलती जाएगी और आप कॉन्शियसनेस क्या है ये कभी समझ ही नहीं पाओगे। बट स्टिल इन योर ओन एक्सपीरियंस यू नो वेरी वेल दैट यू आर कॉन्शियस। इजंट इट अमेजिंग? अद्वैत वेदांता कहता है कि 5 सेंसेस, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच से हमें अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन इन अलग अलग एक्सपीरियंसेस के पीछे जो अवेयरनेस होती है वो एक या सेम होती है और इसी अवेयरनेस को अद्वैत वेदांता में कॉन्शियसनेस कहा गया है। यानी कि कॉन्शियसनेस एक मिरर के जैसे होती है जिस पर हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंस सब प्रोजेक्ट होते हैं और जिस प्रकार एक शीशा, एक मिरर, उसमें बनने वाली इमेज, उसमें बनने वाली छवि से कभी इफेक्ट नहीं होता, इसी तरह हमारे ब्रेन में आने वाली थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंस चेंज होते रहते हैं, लेकिन उनके पीछे की जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है वो कभी चेंज नहीं होती। क्योंकि अद्वैत वेदांता कहता है कि ये सारा संसार उस कॉन्शियसनेस रूपी मिरर का मात्र रिफ्लेक्शन है, यानी कि केवल और केवल कॉन्शियसनेस या ब्राह्मण ही सत्य है, बाकी सब इल्यूजन यानी कि माया है। अब विज्ञान माया, ब्राह्मण या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जैसी चीजों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी क्वांटम फिजिक्स के फाउंडिंग फादर्स जैसे कि नील्स बोर और अरविंद श्रोडिंगर जैसे फिजिसिस्ट अद्वैत वेदांता की इस फिलॉसफी से काफी ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उस समय के क्वांटम फिजिक्स में किए हुए एक्सपेरिमेंट उसी ओर इशारा कर रहे थे कि कॉन्शियसनेस ही फिजिकल रियलिटी को क्रिएट करती है। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या हैं, उन्हें जानने से पहले थोड़ा क्वांटम फिजिक्स क्या है इसके बारे में समझते हैं। अब देखो, फिजिकल रियलिटी यानी कि आप, मैं, हमारी ये पृथ्वी और उस पर पाई जाने वाली सभी सजीव या निर्जीव वस्तुएं, दूर वहां गैलेक्सी में पाए जाने वाले लाखों प्लैनेट्स, ये सभी एटम से बने होते हैं और एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। और जब मैटर यानी कि फिजिकल रियलिटी के इसी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किया जाता है तो यही इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह नहीं बल्कि एक प्रोबेबिलिटी वेव यानी कि तरंग की तरह बिहेव करता है। यानी कि जिस फोन पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जिसे आप अपने हाथों में महसूस कर रहे हैं, वो फोन तो माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि अति सूक्ष्म लेवल पर बस एक वेव है। तो सवाल ये आता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक वेव यानी कि तरंग के जैसे एक्ट करता है तो ये वेव्स लाइक इलेक्ट्रॉन फिजिकल रियलिटी यानी कि मैटर को कैसे क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के वेव से पार्टिकल में बदलने के इस प्रोसेस को क्वांटम फिजिक्स में वेव फंक्शन कोलैप्स कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन के इसी बिहेवियर को समझने के लिए साइंटिस्ट ने काफी सारी थ्योरीज को डिस्कवर किया, जैसे कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन थ्योरी, मल्टी वर्ल्ड थ्योरी और डीकोहेरेंस थ्योरी, या जिन्हें वेव फंक्शन कोलैप्स थ्योरीज भी कहा जाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैटर के पार्टिकल यानी कि कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए एक प्लेट में 2 स्लिट बनाने के बाद प्लेट के एक तरफ इलेक्ट्रॉन शूट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए एक स्क्रीन को लगाया गया। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले साइंटिस्ट ऐसा सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, एक कण है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट में भी पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेगा। यानी कि साइंटिस्ट ऐसा सोचते थे कि जब इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन बीम से शूट किया जाएगा तो एज यूजुअल इलेक्ट्रॉन्स अपने पार्टिकल नेचर के चलते डबल स्लिट से होते हुए स्क्रीन पर 2 पैरेलल लाइन क्रिएट करेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट के एक्चुअल रिजल्ट्स आने के बाद साइंटिस्ट इतने स्तब्ध हो गए कि साइंटिस्ट अपने इस एक्सपेरिमेंट में किसी तरह की मिस्टेक होने का अनुमान लगाने लगे, क्योंकि बीम से फायर होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स की तरह नहीं बल्कि वेव्स के जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हुए स्क्रीन पर इस प्रकार के पैटर्न का निर्माण कर रहे थे। अब चूंकि साइंटिस्ट ने जैसा सोचा था इलेक्ट्रॉन्स ठीक उसके उल्टा बिहेव कर रहे थे, इसलिए साइंटिस्ट के लिए ये जानना काफी शॉकिंग था, पर ये सच भी था। लेकिन असली शॉक तो साइंटिस्ट को तब लगा जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स के नेचर को और अच्छे से समझने के लिए एक मेजरमेंट डिवाइस को वहां मेजर करने के लिए लगाया। क्योंकि मेजरमेंट डिवाइस लगाने के बाद जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बीम से शूट किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स वेव के जैसे बिहेव ना करके पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे थे। यानी कि साइंटिस्ट को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये बात समझ आ रही थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स को मेजर या ऑब्जर्व किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स को मेजर नहीं किया जाता तो इलेक्ट्रॉन्स वेव यानी कि तरंग के जैसे बिहेव करते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की एक बात जो साइंटिस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी और आज भी है, वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन के वेव से पार्टिकल बनने की जो प्रक्रिया है वो मेजरमेंट डिवाइस लगाने के बाद जब डिवाइस इलेक्ट्रॉन्स के नेचर को ऑब्जर्व या रिकॉर्ड करती है तब होती है, या फिर मेजरमेंट डिवाइस से प्राप्त रिजल्ट को जब साइंटिस्ट की कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस माइंड के द्वारा जब इंटरप्रेट किया जाता है तब होती है। आज क्वांटम फिजिक्स को डिस्कवर हुए 100 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी मेजरमेंट प्रॉब्लम क्वांटम फिजिसिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम ही बनी हुई है। सो किस चीज के चलते इलेक्ट्रॉन्स अपने वेव लाइक बिहेवियर को छोड़कर पार्टिकल में बदल जाते हैं? तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए साइंटिस्ट ने काफी सारी इंटरप्रिटेशन को डेवलप किया है, जैसे कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, वॉन न्यूमैन विग्नर इंटरप्रिटेशन, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन और डीकोहेरेंस थ्योरी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के फाउंडिंग फादर्स जैसे कि नील्स बोर, वर्नन हाइजेनबर्ग और इनके अलावा वॉन न्यूमैन का वेव फंक्शन कोलैप्स को लेकर यह मानना था कि कॉन्शियसनेस यानी कि कॉन्शियस ऑब्जर्वर के चलते ही इलेक्ट्रॉन्स अपने वेव नेचर को छोड़कर पार्टिकल में बदल जाते हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो उन लोगों का ऐसा मानना था कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तभी वो चीज अपने अस्तित्व में आती है, उससे पहले वो चीज एक प्रोबेबिलिटी वेव के रूप में रहती है। अब सुपरनेचुरल सा लगने वाला ये कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को इतना अब्सर्ड यानी कि बेतुका लगा था कि उन्होंने कहा था कि डू यू थिंक द मून इज नॉट देयर इफ वी आर नॉट लुकिंग एट इट। अब ऐसा नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्वांटम फिजिक्स को गलत मानते थे, बस उनका ये कहना था कि क्वांटम फिजिक्स इनकम्प्लीट है। इसी तरह वेव फंक्शन कोलैप्स और मेजरमेंट प्रॉब्लम को समझने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा डीकोहेरेंस थ्योरी को इजाद किया गया, और डीकोहेरेंस थ्योरी को मानने वाले लोगों का ये मानना है कि डीकोहेरेंस थ्योरी ने वेव फंक्शन कोलैप्स और क्वांटम फिजिक्स की मिस्टीरियस सी प्रॉब्लम यानी कि मेजरमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। लेकिन 2016 में 8 यूनिवर्सिटी के 1200 फिजिसिस्ट के बीच हुए एक सर्वे में जब उनसे पूछा गया कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड मेजरमेंट प्रॉब्लम, तो केवल 29% फिजिसिस्ट का ही ये मानना था कि डीकोहेरेंस थ्योरी ने मेजरमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, जबकि 32% फिजिसिस्ट ने कहा वी डोंट नो। सो टू कंक्लूड, मेजरमेंट प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस क्या है और क्या कॉन्शियसनेस के चलते इलेक्ट्रॉन्स अपने वेव नेचर को छोड़कर पार्टिकल में बदल जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट के लिए एक मिस्ट्री ही बनी हुई है, और साइंस के पास इन प्रॉब्लम्स का कोई 100% करेक्ट जवाब नहीं है। और अगर आप AI से भी पूछते हैं हैज द प्रॉब्लम ऑफ डज कॉन्शियसनेस कोलैप्स द वेव फंक्शन बीन सॉल्व्ड, प्लीज आंसर विद यस और नो, तो AI का जवाब भी आपको नो और नहीं में ही मिलेगा। क्वांटम मैकेनिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी मिस्टीरियस है कि महान फिजिसिस्ट फाइनमैन ने कहा था कि आई थिंक आई कैन सेफली से नोबडी अंडरस्टैंड
क्वांटम मैकेनिक्स। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।